जो ऑर्डर नंबर 101, 100 और 101 जो है ये डील करेंगे। 10 मैंने पहले भी बोला 10 जो है वो डील करेगा 100 ऑर्डर, 100 वो डील करेगा 1965 वाले रिफ्यूजी जिनको स्टेट लैंड अलॉट हुई है, और 101 डील करेगा वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी जिनको स्टेट लैंड अलॉट हुई है। अब जो प्रॉपर्टी राइट की हम बात कर रहे हैं कि स्टेट लैंड के ऊपर प्रॉपर्टी राइट किसको मिलेंगे, तो प्रॉपर्टी राइट जो मिलेंगे, अब मिलेंगे, अगर हम 100 की बात करेंगे तो उसमें राइट किसको मिलेंगे, रिफ्यूजी 1965 वालों को, ठीक। तो 101 वालों के साथ मिलेंगे बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को। अब इनके लिए जो डॉक्यूमेंट तकरीबन सेम है, एप्लीकेशन लगेगी, ठीक है, एक, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आधार कार्ड की लगेगी, ठीक। उसके बाद लीगल हाइट्स, अगर बंदा ओरिजिनल डीपी मर गया है तो उस केस में लीगल हाइट्स जो होंगे उनकी क्या लगेगी, लीगल हाइट सर्टिफिकेट लगेगा उनका, और उनकी तरफ से एक एफिडेविट भी लगेगा कि हमने कोई भी सरकारी ज़मीन जो है वो अलॉट, हमने कोई भी सरकारी ज़मीन जो है कब्ज़ा नहीं की हुई है। उसके बाद इनके जो अलॉटमेंट के ऑर्डर जो हैं वो शुरू से लेके जब अलॉट हुई तब से लेके आज तक इनकी जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड की एंट्री वो लगेगी कि कहीं एंट्री चेंज तो नहीं हुई, वो लगेगी। अब सिर्फ चेंज है कि जो वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी है, वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी है, उसको जो है उसका जो ऑर्डर है इसका लीफ वाला वो DMMR 57 है, 57 DMMR है, कौन सा वाला, इनके लिए वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के लिए। सिमिलर ऑर्डर जो 1965 वालों के लिए है वो ऑर्डर नंबर 22 है, D22, ऑर्डर नंबर 22 DMMR, वो 2017 का ऑर्डर है। और जो 57 ऑर्डर है ये वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के लिए, ये 57 DMMRR, ये ऑर्डर जो है ये 2018 का ऑर्डर है, क्योंकि जो ये लीव पैकेज जो है इनको बाद में अनाउंस हुआ था, किनको, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को, इनकी भी एक सर्टिफाइड कॉपी लगेगी, ठीक है। तो उसमें जो है जो स्टेट लैंड के लिए मतलब जो 1965 वाला होगा उसका ऑर्डर है 22 DMRR, और इनका जो 57 DMMR, उसकी एक कॉपी लगेगी अकॉर्डिंगली। अगर वो रिफ्यूजी 1965 का है तो उसके ऑर्डर की कॉपी, अगर उसका है वेस्ट पाकिस्तानी तो उसकी ऑर्डर की कॉपी, और उनकी अलॉटमेंट की डॉक्यूमेंट वगैरह, बाकी तकरीबन डॉक्यूमेंट सेम ही है। एप्लीकेशन एड्रेस होगी तहसीलदार साहब को, ठीक है, वो देखेंगे, वेरीफाई करेंगे ठीक प्रॉपर वे में, उसके बाद ACR साहब को जाएगी, जहाँ SDM कंसर्न को जाएगी, प्रोसीजर सेम ही है के सारा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 जो मोस्ट सर्च किया गया हुआ है किसके ऊपर, गूगल के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑर्डर जो सरकार का ऑर्डर आया हुआ है हमारा, ऑर्डर नंबर 105 JK रेवेन्यू 2024 का, ये जो ऑर्डर है ये डील करता है उन लोगों के साथ जो लोग 1947 के रिफ्यूजी थे, 1965 के रिफ्यूजी, और जो लोग 1971 के रिफ्यूजी हैं, और एक और जो वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं। इन चारों लोगों के साथ, यानी कि रिफ्यूजी 1947 वाले, रिफ्यूजी 1965 वाले, रिफ्यूजी 1971 वाले, 1971 वाले, और वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो है उनके साथ ये ऑर्डर डील करेगा। ऑर्डर नंबर 105 जम्मू कश्मीर रेवेन्यू का, JK रेवेन्यू 2024 में ये ऑर्डर आया। इसकी जो डेट है वो है 16 अगस्त 2024, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है, जैसे मैंने बता दिया, ऑर्डर डील करेगा चार लोगों के साथ, 1947 वाले रिफ्यूजी, 1965 वाले रिफ्यूजी, 1971 वाले, और वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी, इन सब लोगों के साथ डील करेगा ये। लेकिन लैंड जो जिस लैंड के साथ डील करेगा वो लैंड होगी वैक्यू लैंड, यानी कि अगर 1947 वाले रिफ्यूजी जो हैं, 1947, 1965, 1971, और वेस्टर्न पाकिस्तानी डिस्प्लेस पर्सन, जहाँ वेस्टर्न पाकिस्तानी जो रिफ्यूजी हैं उनको अगर ज़मीन जो है वो कस्टोडियल अलॉट हुई होगी, यानी कि वैक्यू प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, वैक्यू लैंड भी बोलते हैं, महाजरीन की राजी भी बोलते हैं, जहाँ महाजरीन की ज़मीन भी बोलते हैं, अब कई लोग मदरूका ज़मीन भी बोलते हैं उसको। अगर वो ज़मीन इनको अलॉट हुई होगी तो उसके ऊपर जो मालकी हक जो प्रोसीजर इस समय चल रहा है कि मालकी हक जो मिलेंगे सिर्फ इस ऑर्डर के तहत उन लोगों को मिलेंगे, किसके ऊपर, सिर्फ कस्टोडियल ज़मीन के ऊपर। अगर उनको स्टेट लैंड अलॉट हुई होगी उसके लिए दूसरे ऑर्डर हैं, जैसे 1000, ठीक है, और 101। तो ये जो ऑर्डर हम पढ़ रहे हैं 105, ये डील करेगा सिर्फ किसके साथ, कस्टोडियल लैंड के साथ, जहाँ मदरूका ज़मीन के साथ।
वैक्यू लैंड होती है या वैक्यू प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, वो उन लोगों की ज़मीन है जो यहाँ से जम्मू कश्मीर से अपनी ज़मीन छोड़ करके यहाँ से पाकिस्तान चले गए या हिजरत करके चले गए दौरान जब 1947 की लड़ाई के दौरान या 71-65 के दौरान वो जो लोग चले गए उन लोगों को हम कहते हैं मुहाजिरीन कहते हैं उन लोगों को। और उनकी जो ज़मीन है उसको मुहाजिरीन ज़मीन या मुहाजिरीन की अराजी कहते हैं, ठीक है। उन लोगों को मुहाजिरीन का मतलब अवैक्यूज़ भी होता है, अवैक्यू पर्सन। और जो उनकी ज़मीन है उसको अवैक्यू लैंड भी कहते हैं, कई लोग कस्टोडियन ज़मीन भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारे लोग जो है उनके पास एज ए कस्टोडियन वो ज़मीन है। तो ठीक है, अवैक्यू वो लोग हैं जो यहाँ से चले गए, अवैक्यूज़। दादा दादी, पोता पोती, फादर मदर, ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। तो ये लोग आते हैं किसके अंदर, इस रिलेशन के अंदर, ब्लड रिलेशन के अंदर। इसके अलावा आप बोलें चाचा वो नहीं आएगा, है ना, चाची वो नहीं आएगी, बुआ जो है वो नहीं आएगी। बुआ जो है वो मतलब फादर के ब्लड रिलेशन में आती है, ना कि किसी की बूजी वो नहीं आएगी उसमें, ठीक है। किसी का मामा, इन लॉज किसी के, है ना, ससुर सास, ये जो लोग हैं ये ब्लड रिलेशन में नहीं आएंगे। सिर्फ ब्लड रिलेशन में एक जैसे आपके जो है प्राइमरी फैमिली जिसको कहते हैं, ब्रदर फादर, ठीक, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी कह सकते हो आपका ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ठीक है। तो ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर, ये लोग इसमें आएंगे। 8 लोग ही इसमें आएंगे फैमिली में, रिलेशन में। और इनका क्या लगेगा, इनका रिलेशन सर्टिफिकेट लगेगा। और वो जो रिलेशन सर्टिफिकेट है वो तहसीलदार इशू करेंगे। तो उसके बिहाफ के ऊपर क्या होगा, ब्लड रिलेशन में जो है वो फीस नहीं लगेगी, स्टैंप ड्यूटी, ठीक है। SO 75 जो है ये किसके लिए है, ब्लड रिलेशन में क्या करता है, जो स्टैंप ड्यूटी है रजिस्ट्रेशन में वो एग्जेम्प्ट कर देता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो नमस्कार, इस वाले वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे गूगल पे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिलेटेड, J&K रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो 20 सबसे ज़्यादा सर्च किए गए क्वेश्चन हैं, तो उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो लोग गूगल में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में क्या चीज़ ढूंढते हैं। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन जो आएगा, हमारा पहला प्रश्न जो हमारा है, उसमें जो नंबर 1 जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है वो है जम्मू कश्मीर में म्यूटेशन कैसे कराएं, इंतकाल कैसे कराएं। जहाँ कई लोगों ने पूछा हुआ व्हाट इज़ द प्रोसेस टू ट्रांसफ़र लैंड आफ्टर द डेथ ऑफ ऑनर इन J&K। क्या अगर कोई मालिक की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उसके बाद उसका इंतकाल आगे उनके जो लैंड जो है वो किसको ट्रांसफ़र होगी और किस तरीके से ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो अगर तो कोई आदमी जिसकी डेथ हो जाती है तो उसका अगर उसकी लैंड ट्रांसफ़र करनी है तो उस इंतकाल को कहते हैं विरासत का इंतकाल, इनहेरिटेंस म्यूटेशन कहते हैं। जहाँ कई बार कोई बंदा ज़मीन खरीदता है, सेल करता है, तो दूसरा सेल के थ्रू लेता है, जैसे सेल परचेज होती है, उस केस में क्या होता है, उसका केस में जो इंतकाल होता है उसको हम बोलते हैं सेल डीड की म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन ऑफ सेल डीड। कई बार कोई गिफ्ट करता है तो गिफ्ट डीड का इंतकाल हो जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के इंतकाल होते हैं, वो मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है म्यूटेशंस के ऊपर लाइदा से। तो ये जो इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे इस वाले वीडियो में कि इंतकाल होता कैसे है। तो आज के टाइम पे यानी कि आज की जो डेट है दैट इज़ 14 जुलाई 2025, यानी कि 14 जुलाई 2025 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस समय जो प्रोसीजर है म्यूटेशन का, आज से पहले जो थोड़ी देर पहले मतलब 2 साल पहले जो है ऑफलाइन ही होता था, तो एप्लीकेशन देनी पड़ती थी तहसीलदार साहब को। अब जो है, अब जो इंतकाल अगर आपने कराना है उसको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका जो पोर्टल है वो है जनसुगम का पोर्टल, जनसुगम, ठीक है। जनसुगम पोर्टल जो है उसके ऊपर अप्लाई करना होता है। तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट, अगर किसी के फादर की डेथ हो जाती है तो उसके लिए क्या चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई लगाना है, डेथ सर्टिफिकेट लेना है, और एक कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड रेफरेंस के लिए,
ताकि कंसर्न पटवारी को पता चल जाए कि इनकी ज़मीन किस खसरे में है, कहाँ पे है। कोई कोई किस्म की नकल भी आप लगा दोगे चल जाएगा, गिरदवरी की नकल, जमाबंदी की नकल, जहाँ पुराना कोई इंतकाल होगा, ठीक है, तो वो लगा दीजिए। रेफरेंस के लिए वो लगेगा। आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह, जहाँ वोटर कार्ड वगैरह, ठीक है। अब अगर एक आदमी जो है उसकी डेथ होगी तो उसके आगे 2 बेटे हैं, मानो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, 2 बेटे हैं मान लो, एक बेटी है मान लो, और एक वाइफ है, वाइफ नहीं भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ टू गेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन जम्मू कश्मीर। कि जम्मू कश्मीर में जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो किस तरीके से मिलेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए जो अप्लाई करना है वही जन सुगम पोर्टल है, ठीक है, तो रेवन्यू प्लस भी कहते हैं उसको। इस पोर्टल के ऊपर आपको आधार कार्ड लगाना है, बर्थ सर्टिफिकेट, कोई आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ होगा आपका, बर्थ सर्टिफिकेट आपका एज प्रूफ हो सकता है, उसके बाद आइडेंटिटी पैन कार्ड लगा दो, वोटर कार्ड लगा दो आइडेंटिटी के लिए, प्रूफ एड्रेस का प्रूफ जो होगा वो आपका राशन कार्ड लगा दो, कोई बिल लगा सकते हो बिजली का, है ना, वोटर आईडी लगा सकते हो, एजुकेशन सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो, लेकिन वो सीओ से अटेस्टेड होना चाहिए। कई बार एजुकेशन बेस के ऊपर ही अप्लाई बंदा कहता है, क्योंकि 15 साल की रिहाइश चाहिए JNK में। आपको किसी भी पर्सन को JNK में 15 ईयर्स की रिहाइश प्रूफ करनी होगी, कोई भी डॉक्यूमेंट लगा के, तो उसको क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। तो कई लोगों के पास तो JNK के PRC हैं, वो सिंपल PRC लगा देंगे, वो हो जाएगा। अगर किसी के पास कोई बंदे ने ज़मीन कोई उसकी लैंड की कोई नकल, ज़मीन की नकल है जो 15 साल पुरानी है, उससे हो जाएगा। यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए सिर्फ आपको जो ये बताता है कि आपकी रिहाइश जो है जम्मू कश्मीर में 15 साल से ज़्यादा हो गई हुई है, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट लगेगा। जन सुगम पोर्टल के ऊपर आपने अप्लाई कर देना है, सिंपल अप्लाई कर दोगे। आपने अपना email ID डालना है, तो आपके email ID के ऊपर ही सर्टिफिकेट आ जाएगा। 10-15 दिन लगते हैं इसको, आपकी मेल ID के ऊपर ही सर्टिफिकेट आ जाएगा, वहीं से आप प्रिंट निकाल सकते हो।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है कि हाउ टू चेक लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन इन जे के। जम्मू कश्मीर में आपने अगर लैंड रिकॉर्ड को देखना है, चेक करना है, उसका तरीका क्या है। तो जम्मू कश्मीर का जो पोर्टल है वो है landrecords.jk.gov.in। इस पोर्टल को जब आप खोलोगे तो एक विंडो फ्लैश करती है, वो विंडो होती है अपनी ज़मीन अपनी निगरानी। जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो आपको दूसरे उसमें ले जाएगा, विंडो में ले जाएगा। वहाँ पे पहले तो आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट का कॉलम आता है, डिस्ट्रिक्ट आपकी जो है वो देखनी है आपने, उस पर क्लिक करोगे। उसके बाद तहसील जो आपकी है वो क्लिक करोगे, विलेज जहाँ का आपने रिकॉर्ड देखना है वो करोगे। कई बार साल आता है, जमाबंदी में साल आता है, ईयर क्लिक करोगे। उसके ऊपर नीचे जैसे सर्च बटन पे जाओगे उसमें रिकॉर्ड में आएगा कि आपने जमाबंदी का रिकॉर्ड लेना है, गिरदावरी का रिकॉर्ड लेना है, या कोई पुराना म्यूटेशन देखना है। तो जब जो भी चीज़ आपको चाहिए देखनी है आपने, जमाबंदी, गिरदावरी, जहाँ म्यूटेशन, जहाँ जो कुछ भी आपने देखना है, मसाबीज़ हैं, बहुत कुछ रिकॉर्ड है उसमें, तो आपने जो देखना है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, उसके ऊपर आ जाएगी, जो तो गिरदावरी होगी तो पेज बाय पेज आप उसके ऊपर देख सकते हो आराम से। तो दूसरा एक क्वेश्चन हो रहा है कि जमाबंदी कैसे देखनी है आपने, जो डाउनलोड कैसे करनी है। सेम प्रोसीजर है जैसे मैंने बताया। इस प्रोसीजर से यानी कि लैंड रिकॉर्ड से अपनी ज़मीन अपनी निगरानी से हम क्या कर सकते हैं, जमाबंदी निकाल सकते हैं, गिरदावरी निकाल सकते हैं, उसके बाद हम एक्स-तदीमा निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें म्यूटेशंस पुरानी जो स्कैन हुई हैं वो निकाल सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी चीज़ें उसमें निकल जाती हैं। तो लेकिन ये वाला वही रिकॉर्ड इसमें देख सकते हो जो रिकॉर्ड स्कैन हुआ है, तकरीबन 2018 तक का रिकॉर्ड स्कैन हुआ है, वो उसमें आप देख सकते हो। जहाँ फिर जो जमाबंदी नहीं बनी हुई है, डिजिटाइज हुई हैं, वो भी पब्लिक डोमेन में, वो भी आप देख सकते हो। तो इसमें क्वेश्चन और लिखा है, सर्च किया किसी ने कि फ़र्द कैसे डाउनलोड करें। फ़र्द जो होता है वो डाउनलोड नहीं होता है, वो एक सर्विस है, फर्दी से सर्विस, उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है पोर्टल के ऊपर। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना होता है। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन हो रहा है कि कौन एलिजिबल है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। हु इज एलिजिबल अंडर गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 101 ऑफ जेके रेवेन्यू ऑफ 2024 के गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर जो 101 है उसके लिए कौन एलिजिबल है मालकी ऑर्डर के लिए, वो किन लोगों को लगेगा। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं। तो ऑर्डर नंबर 101 जो है वो वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी जिनको स्टेट लैंड अलॉट हुई थी, थ्रू प्रोसीजर उनको क्या मिलेगी, उस स्टेट लैंड के ऊपर मालकी हक मिल जाएंगे ऑर्डर नंबर 101 से। ठीक है, उसके बाद उसको एक क्वेश्चन हो रहा है कि डॉक्यूमेंट उसको कौन से चाहिए ओनरशिप राइट के लिए। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या चाहिए इसको स्टेट लैंड के लिए। एक तो जो DMMR की कापी है, ऑर्डर नंबर जो DMMR ऑर्डर नंबर 57 जो है उसकी एक कापी चाहिए जिसमें वो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली हुई है वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ को, तो उसकी एक कापी चाहिए। ठीक है, सर्टिफाइड कापी चाहिए। उसके बाद जो उसको ज़मीन अलाट हुई है उसकी अलाटमेंट की कापी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि जो लीफ की जो DMMR ऑर्डर नंबर 57 जो लीफ का है, जिससे इनको वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ को क्या मिला, रिलीफ मिला था 5.5 लाख रुपए जो भी, तो वो उसकी कापी क्या इनफ है? नहीं, उसकी कापी चाहिए है लेकिन इनफ नहीं है। उसके साथ गिरदावरी करंट डॉक्यूमेंट लगेंगे, सॉरी अलॉटमेंट की कापी लगेगी, और उसकी गिरदावरी आज तक की रेगुलर गिरदावरी चल रही होनी चाहिए, कास्ट चल रही होनी चाहिए, एफिडेविट लगेंगे। उसके बाद अगर बंदा ओरिजिनल DP की डेथ हो गई है, वेस्ट पाकिस्तानी वाली, तो उसके जो लीगल हायर्स हैं उनका लीगल हायर सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक, एक एफिडेविट ये भी लगेगा कि हमने कोई स्टेट लैंड, कोई काचराई जो है हमने वो इंक्रोच नहीं की हुई है, ये भी चीज़ें लगेंगी। ठीक है, तो ये थे इसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सारे इसी पर रिलेटेड है। किसके साथ कि ऑर्डर नंबर 101 क्या है, किसके साथ रिलेट करता है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, ये सारे इसके साथ हैं। तो 101 वाला ऑर्डर जो है इसका मैंने फुल एक वीडियो बनाया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसके बारे में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो यही कहता है कि हाउ टू अप्लाई फॉर प्रॉपर्टी राइट्स ऑन स्टेट लैंड इन जे.एंड.के में प्रॉपर्टी राइट्स के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। पहले तो जे.एंड.के में
मालकी जो राइट मिलेंगे, जो अभी ऑर्डर जो आए हैं 101001 एंड 1005। अब जो स्टेट लैंड के ऊपर प्रॉपर्टी राइट मिलेंगे, जो ऑर्डर नंबर 100 है, ऑर्डर नंबर वो 100, वो स्टेट लैंड जो है, सरकारी ज़मीन जो स्टेट लैंड जो 1965 वाले रिफ्यूजियों को अलॉट हुई है, उसके ऊपर उनको हक देगा। 1965 वाले रिफ्यूजियों को किस पे? स्टेट लैंड पे। और जो ऑर्डर नंबर 101 है, वो वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को स्टेट लैंड पे हक देगा। ठीक है, दो ही ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर 100 एंड ऑर्डर नंबर 101, जो डील कर रहे हैं इस समय स्टेट लैंड के साथ। 100 जो 100 है, वो डील करेगा रिफ्यूजी 1965 वालों के साथ स्टेट लैंड के ऊपर। और जो ऑर्डर नंबर 101 है, वो डील करेगा किसके साथ? वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को क्या दिलाएगा? वो मालिकाना हक दिलाएगा। ठीक, तो जो नमस्कार, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, वो हम बात करेंगे SO नंबर 75, SO 75। ये SO जो है, ये 27 मार्च जो 2025 को नोटिफाई हुआ है। तो 27 मार्च 2025 को ये नोटिस हुआ है, मतलब नोटिफाई हुआ। और जो ये इसकी ये ऑर्डर जो है केम इनटू फोर्स ऑन नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑर्डर जो सरकार का ऑर्डर आया हुआ है हमारा, ऑर्डर नंबर 105 JK रेवेन्यू 2024 का, ये जो ऑर्डर है ये डील करता है उन लोगों के साथ जो लोग 1947 के रिफ्यूजी थे, 1965 के रिफ्यूजी, और जो लोग 1971 के रिफ्यूजी हैं, और एक और जो वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं। इन चारों लोगों के साथ, यानी कि रिफ्यूजी 1947 वाले, रिफ्यूजी 1965 वाले, रिफ्यूजी 1971 वाले, 1971 वाले, और वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो है उनके साथ ये ऑर्डर डील करेगा। ऑर्डर नंबर 105 जम्मू कश्मीर रेवेन्यू का, JK रेवेन्यू 2024 में ये ऑर्डर आया। इसकी जो डेट है वो है 16 अगस्त 2024। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है, जैसे मैंने बता दिया, ऑर्डर डील करेगा चार लोगों के साथ,
1947 वाले रेफ्यूजी, 1965 वाले रेफ्यूजी, 1971 वाले और वेस्टर्न पाकिस्तानी रेफ्यूजी, इन सब लोगों के साथ डील करेगा ये। लेकिन लैंड जो जिस लैंड के साथ डील करेगा वो लैंड होगी वैक्यू लैंड। यानी कि अगर 1947 वाले रेफ्यूजी जो हैं 1947, 1965, 1971 और वेस्टर्न पाकिस्तानी डिस्प्लेस पर्सन या वेस्टर्न पाकिस्तानी जो रेफ्यूजी हैं उनको अगर ज़मीन जो है वो कस्टोडियल अलाट हुई होगी, यानी कि वैक्यू प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, वैक्यू लैंड भी बोलते हैं, महाजरीन की राजी भी बोलते हैं या महाजरीन की ज़मीन भी बोलते हैं, अब कई लोग मदरूका ज़मीन भी बोलते हैं उसको। अगर वो ज़मीन इनको अलाट हुई होगी तो उसके ऊपर जो मालकी हक जो प्रोसीजर इस समय चल रहा है कि मालकी हक जो मिलेंगे सिर्फ इस ऑर्डर के तहत उन लोगों को मिलेंगे, किसके ऊपर, सिर्फ कस्टोडियल ज़मीन के ऊपर। अगर उनको स्टेट लैंड अलाट हुई होगी उसके लिए दूसरे ऑर्डर हैं, जैसे 1000, ठीक है, और 101। तो ये जो ऑर्डर हम पढ़ रहे हैं 105, ये डील करेगा सिर्फ किसके साथ, कस्टोडियल लैंड के साथ या मदरूका ज़मीन के साथ। जो वैक्यू लैंड होती है या वैक्यू प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, वो उन लोगों की ज़मीन है जो यहाँ से जम्मू कश्मीर से अपनी ज़मीन छोड़ करके यहाँ से पाकिस्तान चले गए या हिजरत करके चले गए दौरान जब 1947 की लड़ाई के दौरान या 71-65 के दौरान वो जो लोग चले गए उन लोगों को हम कहते हैं महाजरीन कहते हैं उन लोगों को। और उनकी जो ज़मीन है उसको महाजरीन ज़मीन या महाजरीन की राजी कहते हैं, ठीक है। उन लोगों को महाजरीन का मतलब अवैक्यूज़ भी होता है, अवैक्यू पर्सन। और जो उनकी ज़मीन है उसको अवैक्यू लैंड भी कहते हैं, कई लोग कस्टोडियल ज़मीन भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारे लोग जो उनके पास एज ए कस्टोडियल वो ज़मीन है। तो ठीक है, अवैक्यू वो लोग हैं जो यहाँ से चले गए, अवैक्यूज़। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो है कि जम्मू कश्मीर में आपने इनकम सर्टिफिकेट कैसे लेना है। तो सिंपल, जैसे पहले मैंने बताया, जन सुगम पोर्टल के ऊपर ही अप्लाई करना है दोबारा आपने। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, एक तो आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो अगर आपके घर में कोई सर्विस वाला बंदा है तो उसकी सैलरी सर्टिफिकेट लगेगी, ठीक है, करंट सैलरी सर्टिफिकेट लगेगा उसका। और अगर कोई एम्प्लॉई नहीं है घर में तो इन दैट केस आप जुडिशरी से एक एफिडेविट ले सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, कि हमारे घर हमारी आमदनी इतनी है, इनकम इतनी है। अगर बिजनेसमैन है कोई तो उस केस में आपकी ITR वगैरह जो लगती है, ITR अगर आपने भरी है तो वो लगेगी। एक चीज़ याद रखिएगा कि बड़े सारे लोग ये कहते हैं कि भाई मेरी तो इनकम है नहीं है, मेरा भाई है उसकी वो मुलाजिम है। अब जब हम इनकम की बात करते हैं, इनकम का मतलब होता है फैमिली इनकम, ठीक। रेवेन्यू में एक टर्म फैमिली को हम कुंभा कहते हैं। फैमिली का मतलब जो भी लोग राशन कार्ड के अंदर आते हैं, जहाँ जिन लोगों का चौकीदार इकट्ठा होता है, हम उसको रेवेन्यू में उसको फैमिली माना जाता है, ठीक है। तो फैमिली के अंदर जो लोग होंगे उनकी सारी इनकम जो है वो कैलकुलेट होती है, उसी को हम इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं। आम लोग यही कहते हैं कि भाई, कई लोग कहते हैं कि मेरा भाई जॉब करता है, मैं तो जॉब करता नहीं, मेरी इनकम नील है, ऐसा नहीं होता है। फैमिली जो है, फैमिली की इनकम का काउंट होती है, ना कि एक इंडिविजुअल पर्सन की होती है। कई बार क्या होता है, एक सर्टिफिकेट और होता है, उसको बोलते हैं इनकम डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट, ठीक। जो लोग बेल्ट फोर्सेस में जॉब करते हैं, आर्मी वगैरह में जॉब करते हैं, तो अगर उनके फादर उन पर डिपेंड है, मदर उन पर डिपेंड है, तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट। कि वो भी लोग कई बार आते हैं, बोलते हैं कि मेरी नील इनकम बना दो। नील इनकम नहीं होती, उनको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है डिपेंडेंसी वाला। उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है कि मेरा बेटा जो भी है वो जॉब करता है, आर्मी में है, BSF में है, तो मैं उसके ऊपर डिपेंड हूँ। वो अलग सर्टिफिकेट होता है, दैट इज नोन एज इनकम डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट अगर होगा तो वो इनकम फैमिली की काउंट होगी, ठीक है। तो ये बड़ा एक डिस्प्यूट का कारण बना रहता है कि आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि मुझे इंडिविजुअल सर्टिफिकेट चाहिए। इंडिविजुअल सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट जैसी कोई टर्म है ही नहीं है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि बैकवर्ड एरिया सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, या SC सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, ये सच की ये क्वेश्चन है। तो उनके लिए सेम आपने जनसुगम पे अप्लाई करना है, ठीक। आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये चीज़ें मैंडेटरी हैं, डोमिसाइल ये मैंडेटरी है। तो SC सर्टिफिकेट के लिए और ST सर्टिफिकेट के लिए आपको चाहिए एक लैंड रिकॉर्ड चाहिए, आपकी कोई जमाबंदी चाहिए, या मिसलकीत चाहिए,
जहाँ पुरानी कोई गिरदौरी चाहिए, जहाँ पे आपकी कास्ट मेंशन हो, कम से कम 15 साल पुरानी होनी चाहिए, तो मिनिमम, ठीक है। तो वैसे कहीं जमाबंदी जो होगी वो तो पुरानी होगी, मिसल की होगी तो वो काफ़ी पुरानी होगी। वो मिसल की जमाबंदी लेके आप वो लगा दोगे उसमें। लेकिन एक चीज़ है, एक तो आपका लिंक जुड़ना चाहिए। अगर आप बना रहे हो तो आपके दादा के साथ, जहाँ जिसका भी नाम वहाँ पे है, वो लिंक आपके साथ जुड़ना, इस्टेब्लिश होना चाहिए कि उसका बेटा या पोता ये है, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि उसमें कास्ट मेंशन होनी चाहिए SC और ST के लिए। बाकी ज़्यादा इसमें कोई इतने डॉक्यूमेंट है नहीं है, सिर्फ एक ही लैंड रिकॉर्ड जो है डॉक्यूमेंट जरूरी है इसमें। सिमिलर बात है RBA की। तो RBA वगैरह में या IB इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसमें, ठीक है, उसमें इनकम बार है। अब एक तो इनकम बार है उसमें, और दूसरा उसमें ये क्या है कि आपको उसमें चाहिए RBA और IB। RBA रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, IB रेजिडेंट ऑफ जो लोग इंटरनेशनल बॉर्डर के पास रहते हैं, उनके लिए भी सेम है कि 15 साल तक उनकी रिहाइश उस गांव में रहनी चाहिए, लास्ट 15 ईयर्स की, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो रहते हैं कहीं शहर में है, जम्मू में रहते हैं, या कहीं आगे पीछे रहते हैं और उनके पीछे डॉक्यूमेंट जो है बॉर्डर एरिया के हैं, तो फिर वो अप्लाई करते हैं, उसमें लिटिगेशन बनती है, सर्टिफिकेट बनता नहीं है। वो लोग अगर वो प्रॉपर वहाँ पे रह रहे होंगे तो उनका सर्टिफिकेट बड़े आराम से बन जाएगा। एक चीज़। दूसरा, IB के लिए 12th तक की जो क्वालिफिकेशन है वो उस एरिया में जो नियर बाई स्कूल होगा वहाँ पे हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें कुछ कंडीशन है RBA, और इसके लिए जो है IB है, इसके लिए मैंने लाइदा से वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कहता है लैंड रिकॉर्ड वेबसाइट कौन सी है जम्मू कश्मीर की। तो लैंड रिकॉर्ड की जो वेबसाइट है जम्मू कश्मीर की वो है landrecords.jk.gov.in, ठीक। landrecords.jk.gov.in। तो इसके ऊपर रिकॉर्ड म्यूटेशन कैसे चेक करनी है तो वो मैंने पहले बता दिया इसी वीडियो में। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 था। 19 क्वेश्चन नंबर है, कहता है अपनी ज़मीन और अपनी निगरानी जो है, यही लैंड रिकॉर्ड का जो पोर्टल, ये क्योंकि अभी जो रिकॉर्ड है डिजिटाइज हो रहा है, डिजिटाइजेशन की फेज़ में है, उसलिए इसको थोड़ी देर के लिए बंद किया हुआ है। बाद में थोड़े दिनों के बाद, मे बी फ्यू डेज, ये पब्लिक डोमेन में दोबारा पहले की तरह आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कह रहा है कि कहीं बंद, क्वेश्चन पूछा है किसी ने, कहीं बंद तो नहीं हो गया, एक्टिव है, एक्टिव ही है, लेकिन अभी फिलहाल डिजिटाइजेशन की वजह से उसमें जो गलतियाँ हैं उसको निकाला जा रहा है, जो कमियाँ रह गई होंगी उसको मॉडिफाई किया जा रहा है। उसके बाद ये थोड़ी देर में दोबारा पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन डिमार्केशन रिक्वेस्ट इन JNK। कहता है कि डिमार्केशन की रिक्वेस्ट जो है वो कहाँ करनी चाहिए। सेम वही पोर्टल, दो ही पोर्टल हैं JNK में इनके लिए, एक तो jkrevenue.nic.in और दूसरा जन सुगम, ठीक है। तो उस पोर्टल के ऊपर jkrevenue.nic.in के ऊपर आपने अप्लाई करना है डिमार्केशन के लिए। उसके साथ आपने सिमिलर वही कोई आधार कार्ड, राशन कार्ड और एक लैंड रिकॉर्ड का जो भी आपने वो लगाना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट लगाना और अप्लाई कर देना है। डिमार्केशन में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आमतौर पे जो डिमार्केशन में प्रॉब्लम आती है, लोग डिमार्केशन, लोगों के पास ज़मीन पे पोजेशन होता नहीं अपना, और डिमार्केशन के लिए बोल देते हैं। अब डिमार्केशन से पोजेशन हासिल नहीं होता है। बड़े सारे लोग चाहते हैं इन द शेड ऑफ डिमार्केशन, वो चाहते हैं कि मुझे पोजेशन मिल जाए, ऐसा होता नहीं है। पोजेशन के लिए अगर डिमार्केशन होता है कि आपको आपकी हद बस्त बतानी है, आपका हद बतानी कि जहाँ तक आपकी ज़मीन है, दो पार्टियाँ हैं उनके बीच में डिस्प्यूट है, उस केस में बताना होता है कि ये इसका जो है बाउंड्री यहाँ तक आती है, जिसको पढ़ना कहते हैं, बाउंड्री यहाँ तक आती है, दूसरे की बाउंड्री यहाँ तक आती है, ये होता है डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट के लिए डिमार्केशन होती है अगर किसी का थोड़ा आगे पीछे हो जाए। अब किसी के पास पोजेशन नहीं है तो उसके लिए सिविल कोर्ट में जाना होगा आपको, क्योंकि पोजेशन जो नहीं है तो रेवेन्यू में कुछ ऐसा प्रोसीजर है नहीं है कि 6 मंथ से अगर ज़्यादा पोजेशन का मसला है, ज़्यादा का मसला है, तो उसमें आपको सिविल कोर्ट में जाना होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो डिमार्केशन की एप्लीकेशन ही लगाते हैं पोजेशन के लिए, बाद में पोजेशन मिलता नहीं है, क्योंकि पोजेशन, डिमार्केशन और पोजेशन का कोई मीनिंग है नहीं है। तो ठीक है, अगर पोजेशन, आपका पोजेशन का मसला है तो सिविल कोर्ट में जाइए आप, अगर आपका डिस्प्यूट है तो फिर आप डिमार्केशन के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है। ऑनलाइन है वो भी, 30 डेज़ का टाइम है उसमें, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, 30 डेज़ के अंदर आपकी निशानदेही हो जाएगी, ठीक। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो गूगल में 2025 में सर्च किए गए जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा,
इन्फॉर्मेशन देने की मैंने काफ़ी कोशिश की। तो अगर आपको लगा होगा कि ये आपके लिए कोई काम का वीडियो सिद्ध होता है तो उसके लिए फिर आपको करना है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को टेकी रमन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। टेकी रमन के नाम से मेरा चैनल है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अपनी मतलब कोई एम्प्लॉई डाइज इन हार्ट सॉरी इसका रिटायर्स ऑन इनवैलिड पेंशन का मतलब होता है कि कोई बंदा अगर जिस्मानी तौर पे, शरीरी तौर पे या दिमागी तौर पे परमानेंटली डिसेबल हो जाए, नौकरी ना कर पाए, तो उस केस में भी जो जॉब है उसके लीगल हायर्स वाइफ, बेटा, बेटी, किसी को जो भी सूट करता हो उसको मिल सकती है। थर्ड पॉइंट, कोई आदमी जो मिलिटेंसी अटैक की वजह से जिसकी डेथ हो जाए, लेकिन वो मिलिटेंसी में खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मिलिटेंसी के मतलब मिलिटेंट के ऑर्गेनाइजेशन के साथ कहीं उसका कोई नहीं होना चाहिए, मतलब मिलिटेंसी अटैक की वजह से उसकी डेथ अगर हो जाए उस केस में भी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है। ठीक, मतलब अप्लाई कौन कौन कर सकता है। नंबर 1, स्पाउस। अगर कोई बंदा उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ जो है जो बीवी उसकी है वो अप्लाई कर सकती है। जहाँ उसका बेटा कोई अगर मैच्योर हो गया हो, बड़ा हो गया हो, ठीक है, 18 साल से ज़्यादा हो गया हो, जब बेटी कोई, जहाँ कोई अडॉप्टेड सन, ठीक है, वो हो, जहाँ अगर कोई ऐसा एम्प्लॉई है जिसके जो अनमैरिड उसकी डेथ होगी, मतलब डेथ होगी, तो उसका अगर कोई अनमैरिड भाई बहन है तो उसको भी जॉब मिल सकती है उस केस में। ठीक, तो अब अथॉरिटी कौन है जो ये जॉब देगी, जहाँ जो ग्रांट करेगी कंपनसेशन, ठीक, मतलब जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का ऑर्डर देगी, तो वो याद रखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो होते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के, वो ही इस अपॉइंटमेंट को करते हैं। जीएडी के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी उनको पावर है, हाँ, लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो अपने चीफ सेक्रेटरी के थ्रू क्या कर सकते हैं कि बिजनेस रूल को चेंज कर सकते हैं, कि किसी और को पावर भी दे सकते हैं क्या करने की, इन कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स को करने के लिए। ठीक, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में एक तो जॉब का होता है कि किसी को जॉब मिल सकती है, जहाँ दूसरा कई बार क्या होता है कि अगर वो बंदा चाहता है कि मोनेटरी बेनिफिट लेना तो वो 5 लाख तक का उसको मोनेटरी बेनिफिट भी हो सकता है, आइदर जॉब और मोनेटरी बेनिफिट। मतलब 99% तो लोग चाहेंगे कि जॉब ही मिल जाए, मोनेटरी जो है वो लोग नहीं लेते हैं, लेकिन ऑप्शन है कि अगर मोनेटरी बेनिफिट लेना है तो वो भी ले सकते हैं। ठीक, तो इसमें आमतौर पे क्या होता है कि जो एम्प्लॉई लगाए जाते हैं वो एमटीएस लगाए जाते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ लगाया जाता है, जहाँ कोई लोएस्ट नॉन गेस्टेड कैडर की पोस्ट, वहाँ पे इनको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो
गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जैसे 133H हम पढ़ रहे हैं, 133H, उसमें क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो पर्सन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन है तो वो किसको एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन माना जाएगा और उसके जो लीगल आइल्स है वो कौन कौन होंगे। क्या उसके अंकल आंटी या कोई ब्रदर क्या उसके बिहाफ के ऊपर एग्रीकल्चरिस्ट माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे, कौन कौन माना जाएगा। पहली बात, जो गवर्नमेंट आर्डर नंबर 222 है वो कहता है, वो जो 2022 का आर्डर है उसके मुताबिक क्या है कि 1 नवंबर 2021 को, यानी कि 1 नवंबर 2021, जिसको खरीफ 2021 भी कहा जाता है, उसके टाइम, उससे पहले किसी आदमी की खरीफ 2021 में अगर किसी की गिरदौरी थी, यानी कि किसी कोई एग्रीकल्चरिस्ट था, कोई ज़मीन करता, एग्रीकल्चर करता था ज़मीन के ऊपर, तो वो एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन माना जाएगा जिसकी अपनी काश्तकारी थी, जो जिसकी अपनी गिरदौरी थी किसी लैंड के ऊपर, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, वो क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चरिस्ट माना जाएगा। सेल्फ कल्टीवेशन में भी होगी तो सेल्फ कल्टीवेटर हो तो वो क्या माना जाएगा, पर्सन एग्रीकल्चरिस्ट माना जाएगा। दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर कोई पर्सन जिसकी खरीफ 2021 में जहाँ 1 नवंबर 2021 में उसकी गिरदौरी थी, ठीक है, वो काश्तकार था, तो वो क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चरिस्ट माना जाएगा। उसके बाद किसी ने ज़मीन एक्वायर करी किसी तरीके से, तो वो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं माना जाता। अगर परमिशन ली होगी तो इन दैट केस हो सकता है। तो वो अगर वो पर्सन कोई जो एग्रीकल्चरिस्ट था, तो ऑर्डर नंबर 222 जो है 2022 का, ये कहता है कि उसके लीगल आयर्स क्लियर करता है, उसके क्लैरिफाई हुए हैं इसमें ऑर्डर में, उसके पर्सन के, जो पर्सन खुद क्या है, एग्रीकल्चरिस्ट है, उसके फादर, उसकी मदर, उसकी वाइफ और उसके बच्चे जो हैं वो भी क्या माने जाएंगे, उसके साथ एग्रीकल्चरिस्ट माने जाएंगे। उनके लिए अगर उन्होंने ज़मीन सेल परचेज करनी है तो उनको एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जो बन जाएगा, क्योंकि वो भी उसके साथ क्या माने जाएंगे, एग्रीकल्चरिस्ट माने जाएंगे। सन, डॉटर, फादर, मदर और स्पाउस, ठीक है। हस्बैंड वाइफ, मतलब अगर हस्बैंड के नाम ज़मीन है तो क्या होगा, उसके बाद उसकी वाइफ भी क्या होगी, एग्रीकल्चरिस्ट होगी। उसके फादर, मदर और डॉटर एंड सन, ब्रदर सिस्टर नहीं, अंकल आंट नहीं, कोई और रिलेशन में नहीं, ठीक है। ये माने जाएंगे सिर्फ जो लीगल आयर्स अभी तक क्लैरिफाई हैं इस ऑर्डर के तहत, वो सिर्फ कौन है, फादर, मदर, वाइफ और चिल्ड्रन, यानी कि सन एंड डॉटर, पिता, माता, बीवी और बच्चे, ये क्या बनेंगे, रहेंगे, लीगल आयर्स होंगे। इनका भी क्या, ये भी क्या कर सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, यानी कि ये एग्रीकल्चरिस्ट माने जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सेक्शन 133H की, 133H जम्मू कश्मीर रेवेन्यू एक्ट का, जो उस वीडियो में मैंने बताया था कि 133H जो है पेरेंटल, जो हमारा जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू एक्ट जो है, तो बेसिकली जम्मू कश्मीर रेवेन्यू एक्ट जो है, J&K रेवेन्यू एक्ट, ये है मास्टर ऑफ ऑल एक्ट्स है। तो इसके अंदर 133 जो सेक्शन है उसके अंदर 133H सेक्शन जो थी, यानी कि H वाला पार्ट वो उसमें नहीं था। ये जो है ये इंसर्ट हुआ, दो चीज़ें याद रखिएगा इसमें। एक तो ये इंसर्ट हुआ, डाला गया कब, J&K रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे। तो ऑर्डर नंबर 3808 है, 3808 SO जो है, उसकी जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ J&K, जिसको अडॉप्शन ऑफ स्टेट लॉ भी कहा जाता है, 2020 का है ये, इसकी वजह से बीच में इंसर्ट किया गया क्या, 133H। कहाँ पे, 133H जो है, ये 133 सेक्शन जो है किसकी, लैंड रेवेन्यू एक्ट की, वहाँ पे इसको इंसर्ट किया गया। यानी कि कहने का मतलब जो 133H जो है ये ओरिजिनल एक्ट में नहीं था, ये बाद में इंसर्ट किया गया, किसमें, लैंड रेवेन्यू एक्ट में, और बाया ऑर्डर जो है SO जो है वो है 3808 3808E 3808E, याद रखिएगा 3808E। ये J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसके थ्रू इसमें इंसर्ट किया गया क्या, 133H इंसर्ट किया गया, डाला गया 133H किसमें, लैंड रेवेन्यू एक्ट में।
दो चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक जैसे मैं अभी बार बार कह रहा हूँ, इंसर्ट किया गया इससे, उसमें इंसर्ट किया गया किसमें, 133 में, यानी कि लैंड रेवेन्यू एक्ट की जो 33 सेक्शन थी उसमें एक और सब सेक्शन कह लो, वो ऐड कर दी, सेक्शन कह लो, वो ऐड कर दी गई 133H। ठीक है, अब जो ये 133H जो इंसर्ट की गई, अब ये जो है ये एनफोर्स जो हुई, जो ये वर्क में आई, जो कह सकते हो वो आई है किससे, SO 373 जो है जेडके का, SO 373 जो 373 जो है उसकी वजह से उसमें क्या आई है, वर्क में आई कह लो, या एक्शन में आई कह लो, या एनफोर्स में आई कह लो। ठीक, इंसर्ट की गई 133H बाया क्या, SO 3808E ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और जो एनफोर्स में आई वो आई ऑर्डर नंबर 373E जो है उसकी, सॉरी 373, सिंपल 373। तो जो 133H है ये लगाता है, पाबंदी लगाता है कि कोई भी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन जो है वो जम्मू कश्मीर में क्या है, ज़मीन जो है खरीद नहीं सकता है। अब नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन और एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन कौन होते हैं? अब जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट और एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन, नॉन एग्रीकल्चरिस्ट वो बंदा होता है जो ज़मींदार ना हो, सिंपल लैंग्वेज में। तो लेकिन रेवेन्यू की टर्म में क्या है कि जो ऑर्डर नंबर है 322 ऑफ जम्मू कश्मीर, 322 ऑफ जम्मू कश्मीर का जो है SO कह लो, ऑर्डर गवर्नमेंट ऑर्डर है वैसे 322, ये कहता है कि कोई एक ऐसा आदमी जिस जो 1 नवंबर 2021 यानी कि 1/11/2021 को जिसकी जाति कास्ट में ज़मीन थी, यानी कि खरीफ 2021 में जिसकी गिरदावरी थी, जिसके नाम पे ज़मीन थी, वो एग्रीकल्चरिस्ट माना जाएगा। ठीक, वो आदमी जिसकी खरीफ 2021 में गिरदावरी थी, यानी कि उसने कोई फसल बोई हुई थी किसी लैंड के ऊपर, वो आदमी जो है वो क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चरिस्ट माना जाएगा। लेकिन बाद में बेसिकली बाद में इस ऑर्डर के तहत जो गवर्नमेंट ऑर्डर 322 है ये भी बताता है, ये भी एक्सप्लेन करता है कि अब जो एक पर्सन है जो मतलब 1 नवंबर 2021 को जो एग्रीकल्चरिस्ट था, यानी कि जिसके पास जाति कास्ट थी, अब उसके रिलेशन में कौन कौन लोग जो होंगे वो क्या होंगे, एग्रीकल्चरिस्ट होंगे। तो वो ये बेसिकली ऑर्डर जो है 322 जो है ये लीगल आयर्स जो हैं, एक एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन के लीगल आयर्स कौन है तो उनके साथ भी डील करता है, ये भी क्लैरिफाई करता है ये ऑर्डर। क्योंकि सेक्शन जो लैंड रेवेन्यू एक्ट की जो सेक्शन है 144, ये प्रोविज़न देती है गवर्नमेंट को, एम्पावर करती है गवर्नमेंट को, वो करती है प्रोविज़न देती है कि इसमें अगर कहीं क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है किसमें, लैंड रेवेन्यू एक्ट में, ताकि जो पब्लिक एक्ट जनरल है लोगों के इंटरेस्ट के लिए कहीं अगर क्लैरिफाई करना पड़ता है तो सेक्शन 144 जो है 144 है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट की, वो गवर्नमेंट को एम्पावर करती है कि इसमें अगर कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है तो करी जा सकती है। तो सेक्शन 144 जो है 144 जो है JNK रेवेन्यू एक्ट की, इसी से पावर लेते हुए ये जो ऑर्डर आया था, ऑर्डर 322 जो है, जिसकी वजह से क्लैरिफाई किए गए कौन कौन से लीगल आयर्स होंगे एग्रीकल्चरिस्ट के। यानी कि एक आदमी अगर एग्रीकल्चरिस्ट है तो उसकी फैमिली में कौन कौन पर्सन होगा, वो एग्रीकल्चरिस्ट। अगर मानो एक आदमी जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट है इन टर्म ऑफ, अगर उसकी गिरदावरी जो है मतलब कास्ट जो है खरीफ 2021 यानी 1 नवंबर 2021 को अगर वो एग्रीकल्चरिस्ट था, क्योंकि अगर उससे पहले उसकी गिरदावरी होगी तो पर्सन सिंपली क्या हो गया, एग्रीकल्चरिस्ट हो गया। अगर वो एग्रीकल्चरिस्ट था तो उसका जो फादर, उसकी मदर, उसकी वाइफ और उसके बच्चे, ठीक, एक पर्सन एग्रीकल्चरिस्ट, उसका फादर मदर यानी कि पेरेंट्स, वाइफ और उसके बच्चे यानी कि उसकी डॉटर्स, उसके सन, उसके जो भी हैं, और उसकी बीवी, उसके माता पिता, ये सारे क्या माने जाएंगे, उसके लीगल आयर्स इन टर्म ऑफ ऑर्डर नंबर 322 माने जाएंगे। ठीक, तो इसके अलावा और जो ये जो लीगल आयर्स है, फादर, मदर, वाइफ और बच्चे जो हैं जो उसके, वो सारे एग्रीकल्चरिस्ट होंगे। वो
चाहें वो ज़मीन सेल कर सकते हैं। अगर वो एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट बनाना चाहें तो उनका सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है। अदर देन अगर उसका भाई है, कोई ब्रदर है, तो वो उस टर्म में नहीं आएगा। बहन है वो उस टर्म में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें लीगलाइज में भी कहीं रिलैक्सेशन हो तो हो जाए, जब बाद में भी मॉडिफाई भी हो सकता है। लेकिन अभी तक जो है लीगलाइज जो क्लैरिफाई किए गए हैं वो है अगर लेडी के नाम पे ज़मीन है तो उसका हस्बैंड भी आ जाएगा। तो मतलब हस्बैंड वाइफ और उसके जो फादर मदर और उसके जो बच्चे, सब यही आते हैं। अगर कोई बोले कि मेरा चाचा या कोई अंकल आंटी, वो इसमें नहीं आते हैं, उनके बिहाफ पे वो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं होंगे, उनका एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट नहीं बन सकता है, ठीक है। तो उसके बाद जो पर्सन जो है नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन है, वो जब अप्लाई करेगा किसके लिए, 133H की प्रोविज़न के अंदर परमिशन के लिए, क्योंकि वो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन तो सिंपली खरीद लेगा ज़मीन, तो गिफ्ट भी हो सकती है, सेल भी कर सकता है, जैसा भी चाहे वो कर सकता है। लेकिन जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन है, अब उसको क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी 133H ही मना करती है कि भाई नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन जो है वो ज़मीन नहीं खरीद सकता है। अब 133H में प्रोविज़न ये है कि अगर किसी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन ने लैंड या ज़मीन खरीदनी है तो उसको क्या लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी। फॉर्म ए होता है, ऑनलाइन ही अप्लाई होगा ये। तो अप्लाई कैसे करना है, तो डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, वो उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये याद रखिएगा, फॉर्म ए जो होता है वो फिलअप होता है किसके लिए, परमिशन लेने के लिए। और फॉर्म बी जो है वो होगा जब डिप्टी कमिश्नर थ्रू प्रोसेस, जब फॉर्म ए चलेगा, अप्रूव हो जाएगा, तो उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब जब ऑर्डर देंगे तो ऑर्डर देंगे फॉर्म बी के ऊपर, ठीक। फिर जब ऑर्डर मिल जाएगा, अगर उस आदमी ने जिस पर्पज़ के लिए परमिशन ली है तो वो उस लैंड को उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा विद इन द टर्म ऑफ 2 ईयर्स। अगर 2 साल में वो नहीं कर पाता है तो 2 साल पूरे होने से पहले वो अप्लाई कर देगा, तो 1 साल की एक्सटेंशन भी उसको मिल जाएगी। अगर एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन, नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन ने परमिशन ली है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए या उसके अलाइड पर्पज़ के लिए, ठीक, या ऑर्किड के लिए या हॉर्टिकल्चर के लिए, यही क्राइटेरिया हैं 3-4, इन्हीं के लिए 4 के लिए मिलती है परमिशन। तो वो क्या करेगा, उसी पर्पज़ के लिए लैंड को यूज़ भी करेगा, अदर दैन किसी और पर्पज़ के लिए वो लैंड को यूज़ नहीं करेगा। अगर वो यूज़ करता है तो इन दैट केस उसकी परमिशन जो है, जो भी उसने परमिशन ली है, वो नल एंड वाइड हो सकती है। तो अगर आप में से कोई सोच रहा है परमिशन लेने के लिए, तो गवर्नमेंट की जो रूलिंग है उसके हिसाब से ही चलिएगा। अगर पहले ही डिसाइड कर लीजिएगा कि मुझे किसके लिए ज़मीन लेनी है, तो उसी हिसाब से लीजिएगा। तो इनके बीच में रीशेड्यूलिंग भी हो सकती है। अगर आपने एग्रीकल्चर के लिए ली है तो आप उसके लिए हॉर्टिकल्चर के लिए या ऑर्किड के लिए रीशेड्यूल करना चाहते हैं, उससे भी उसके लिए परमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हो सकती है। अब अगर किसी ने एग्रीकल्चर के लिए लैंड की परमिशन ली है तो 20 कनाल से अब नहीं मिलेगी। 20 कनाल मैक्सिमम क्राइटेरिया उसका। अगर उसका एग्रीकल्चर का कोई अलाइड पर्पज़ है आपका, जैसे किसी का पोल्ट्री फार्म है, किसी का डेयरी फार्म है, गोट फार्म है, शीप फार्म है ना, जो जहाँ किसी ने उसके लिए फिश पॉन्ड के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए जो एग्रीकल्चर के साथ ही ताल्लुक़ रखता हो, उसके लिए अगर आपने परमिशन ली है तो उनके लिए उन केसेस में परमिशन मिलेगी आपको 20 कनाल, अप टू मैक्सिमम 20 कनाल। उसके बाद अगर ऑर्किड के लिए या हॉर्टिकल्चर के पर्पज़ के लिए किसी बागवानी के लिए परमिशन ली है तो उसमें जो मैक्सिमम एक्सटेंट है वो है 100 कनाल का, 100 कनाल का उसमें एक्सटेंट है। तो 100 कनाल से कम जितनी भी ले सकता है, लेकिन 100 कनाल से ऊपर नहीं ले सकता। अब जब ये ट्रांसफ़र होगी ज़मीन, एक आदमी दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र करेगा, जो ज़मीन देने वाला है नो डाउट वो एग्रीकल्चरिस्ट होगा पहले का ही, तो जो लेने वाला वो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट जिसने परमिशन ली। अब जो ज़मीन देने वाला ट्रांसफ़रर है वो लैंडलेस नहीं होना चाहिए, यानी कि मतलब इस ट्रांसफ़र के बाद वो लैंडलेस नहीं होना चाहिए। अगर उसके पास 20 ही कनाल ज़मीन है तो वो 20 ही कनाल 20 कनाल पूरी की पूरी वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, वो कम कर सकता है उससे, ताकि जो पहले वाला पर्सन है वो भी लैंडलेस ना हो जाए, बाद में वो भी परमिशन ढूंढेगा। तो और जो जिस पर्पज़ के लिए यूज़ करनी है उसी के लिए करेगा। तो तीसरी बात यह है कि अगर परमिशन जब मिल जाती है
तो वो पहले बता दिया मैंने, 2 साल के अंदर अंदर उसको उसी यूज़ में लाना है, अदरवाइज़ वो ख़त्म हो जाएगा उसका क्या, परमिशन ख़त्म हो जाएगी अगर 2 साल के अंदर नहीं लाएगा। अगर 2 साल के अंदर किसी कारणवश नहीं ला सकता है तो एक एक्सपायरी होने से पहले, परमिशन एक्सपायरी होने से पहले दोबारा अप्लाई करना होगा, 1 साल के लिए टेन्योर इंक्रीज हो सकता है। तो ये था 133H 133H के तहत किस तरीके से नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन जो है वो परमिशन ले सकता है ज़मीन खरीदने की एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, जहाँ अलाइड पर्पज़ के लिए, जहाँ ऑर्किड के लिए, जहाँ हॉर्टिकल्चर के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ 4 चीज़ें, ये इन 4 चीज़ों के लिए ही परमिशन मिलेगी एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन को, नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन को, फॉर कन्वर्टिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ इनटू एग्रीकल्चरिस्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने हैं, ठीक है, तो प्रोसीजर क्या रहेगा उसके लिए हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। एक क्वेश्चन अराइज होता है 133H के बारे में कि 133H जो हम पढ़ रहे हैं, 133H कहती है कि वो मना करती है किसी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन को क्या करने के लिए, ज़मीन लेने के लिए J&K में, विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम डिप्टी कमिश्नर कंसर्न या कोई अथोराइज ऑफिसर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या जो ये जो 133H है ये हमारे पेरेंटल J&K रेवेन्यू एक्ट में ऑलरेडी था कि नहीं था। तो आंसर ये है कि जो 133H है ये इंसर्ट किया गया किसमें, लैंड रेवेन्यू एक्ट में 133 सेक्शन 133 के अंडर। तो H जो 133 जो H है ये इंसर्ट किया गया बाया SO 3808 3808E SO जो है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर, जहाँ एप्लीकेशन ऑफ स्टेट लॉज भी कहा जाता है उसको, 2020 का। तो ये उसके थ्रू ये क्या किया गई थी, सेक्शन 133H जो है ये इसमें इंसर्ट की गई थी। जो हमारा ओरिजिनल लॉ था लैंड रेवेन्यू एक्ट का उसमें ये सेक्शन 133H नहीं थी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जैसे 133H हम पढ़ रहे हैं, 133H, उसमें क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो पर्सन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन है तो वो किसको एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन माना जाएगा और उसके जो लीगल आयर्स है वो कौन कौन होंगे। क्या उसके अंकल आंटी या कोई ब्रदर क्या उसके बिहाफ के ऊपर एग्रीकल्चरिस्ट माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे, कौन कौन माना जाएगा। पहली बात, जो गवर्नमेंट आर्डर नंबर 222 है वो कहता है, वो जो 2022 का आर्डर है उसके मुताबिक क्या है कि 1 नवंबर 2021 को, यानी कि 1 नवंबर 2021, जिसको खरीफ 2021 भी कहा जाता है, उसके टाइम, उससे पहले किसी आदमी की खरीफ 2021 में अगर किसी की गिरदौरी थी, यानी कि किसी कोई एग्रीकल्चरिस्ट था, कोई ज़मीन करता एग्रीकल्चर करता था ज़मीन के ऊपर, तो वो एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन माना जाएगा जिसकी अपनी काश्तकारी थी, जो जिसकी अपनी गिरदौरी थी किसी लैंड के ऊपर, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, वो क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चरिस्ट माना जाएगा। सेल्फ कल्टीवेशन में भी होगी तो सेल्फ कल्टीवेटर हो तो वो क्या माना जाएगा, पर्सन एग्रीकल्चरिस्ट माना जाएगा। दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर कोई पर्सन जिसकी खरीफ 2021 में जहाँ 1 नवंबर 2021 में उसकी गिरदौरी थी, ठीक है, वो काश्तकार था, तो वो क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चरिस्ट माना जाएगा। उसके बाद किसी ने ज़मीन एक्वायर करी किसी तरीके से, तो वो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं माना जाता। अगर परमिशन ली होगी तो इन दैट केस हो सकता है। तो वो अगर वो पर्सन कोई जो एग्रीकल्चरिस्ट था, तो ऑर्डर नंबर 222 जो है 2022 का, ये कहता है कि उसके लीगल आयर्स क्लियर करता है, उसके क्लैरिफाई हुए हैं इसमें ऑर्डर में, उसके पर्सन के, जो पर्सन खुद क्या है, एग्रीकल्चरिस्ट है, उसके फादर, उसकी मदर, उसकी वाइफ और उसके बच्चे जो हैं वो भी क्या माने जाएंगे, उसके साथ एग्रीकल्चरिस्ट माने जाएंगे। उनके लिए अगर उन्होंने ज़मीन सेल परचेज करनी है तो उनको एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जो बन जाएगा, क्योंकि वो भी उसके साथ क्या माने जाएंगे, एग्रीकल्चरिस्ट माने जाएंगे। सन, डॉटर, फादर, मदर और स्पाउस, ठीक है। हस्बैंड वाइफ, मतलब अगर हस्बैंड के नाम ज़मीन है तो क्या होगा, उसके बाद उसकी वाइफ भी क्या होगी, एग्रीकल्चरिस्ट होगी। उसके फादर, मदर और डॉटर एंड सन, ब्रदर सिस्टर नहीं, अंकल आंट नहीं, कोई और रिलेशन में नहीं, ठीक है। ये माने जाएंगे सिर्फ जो लीगल आयर्स अभी तक क्लैरिफाई हैं इस ऑर्डर के तहत, वो सिर्फ कौन है, फादर, मदर, वाइफ और चिल्ड्रन, यानी कि सन एंड डॉटर, पिता, माता, बीवी और बच्चे, ये क्या बनेंगे, रहेंगे लीगल आयर्स होंगे। इनका भी क्या, ये भी क्या कर सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, यानी कि ये एग्रीकल्चरिस्ट माने जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज का जो मेरा टॉपिक है, डिस्कशन का जो पार्ट है, वो है कि अगर कोई ऐसा इंसान है जम्मू कश्मीर में कि जिसके पास ज़मीन ना हो, यानी कि ज़मीन ना हो और वो ज़मीन खरीदना चाहता हो, एक लैंग्वेज ऐसी कि जिसके पास एग्रीकल्चर ज़मीन ना हो आदमी के पास, और वो ज़मीन एग्रीकल्चर ज़मीन खरीदना चाहता हो, तो जो सेक्शन 133H है वो मना करती है कि कोई भी ऐसा बंदा जो लैंडलेस है, लैंडलेस मतलब एग्रीकल्चरिस्ट, जिसके पास एग्रीकल्चर ज़मीन नहीं है, एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, तो वो जो है वो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट होता है। तो जो सेक्शन 133H है, 133H जो है J&K रेवेन्यू एक्ट की, ये मना करती है कि कोई भी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन जो है उसको किसी भी तरीके की ज़मीन सेल नहीं होगी, खरीद नहीं सकता वो, उसको ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, मतलब और उसको गिफ्ट नहीं हो सकती। यानी कि सेक्शन 133H जो है वो मना करता है, सेक्शन 133H जम्मू कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट का, ये मना करता है, ये बार लगाता है, कह लो कि प्रोहिबिट करता है कि नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन जो है वो J&K में ज़मीन ना खरीद सकता है, ना वो ट्रांसफ़र करा सकता है अपने, ना किसी और तरीके से, ना ही वो गिफ्ट ले सकता है। यानी कि जो बंदा सेल करेगा ज़मीन, एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन दूसरे किसी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन को, जो मतलब काश्तकारी के साथ या ज़मींदारी के साथ ताल्लुक़ नहीं रखता होगा इन टर्म्स ऑफ J&K के जो लाज हैं,
तो उसको ज़मीन ना ट्रांसफ़र होगी, ना सेल होगी, ना उसको क्या होगा, गिफ्ट होगी। लेकिन इसमें क्या है कि अगर ट्रांसफ़र तब तक नहीं होगी जब तक उसने परमिशन ना ली हो किससे, तो किसी ऑथोराइज्ड ऑफिसर से, जहाँ डिप्टी कमिश्नर से, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर, डीसी जो है मोस्टली वो होते हैं, ऑथोराइज्ड हैं कि वो उसको परमिशन, किसी बंदे को परमिशन दे भी सकते हैं एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई अगर नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन है, नॉन एग्रीकल्चरिस्ट मतलब जो ज़मींदार नहीं है कानून की नज़र में, तो वो अगर उसको ज़मीन खरीदनी है, एग्रीकल्चर ज़मीन खरीदनी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो परमिशन फॉर अ नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन टू बाई एग्रीकल्चर लैंड, तो ये सारा आता है सेक्शन 133H के अंदर, ठीक है। तो सेक्शन 133H के अंदर ही प्रोविजंस हैं किस तरीके से नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन जो है वो क्या कर सकता है, परमिशन ले सकता है, किसके लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। एग्रीकल्चर पर्पस में आपकी आती है, मतलब जैसे एग्रीकल्चर करना डायरेक्ट, जहाँ कोई अलाइड पर्पस भी आते हैं उसमें। तो डायरेक्ट जैसे खेती बाड़ी करना तो वो डायरेक्ट एग्रीकल्चर हो गया। अलाइड पर्पस जैसे फॉर एग्जांपल उसमें कोई चाहता है कि मैं पोल्ट्री फार्म बनाना, डेयरी फार्म बनाना, मतलब जो एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है, तो उसके लिए मतलब एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, और अलाइड पर्पस जो एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है उनके लिए परमिशन मिलती है। 20 कनाल तक का उसमें प्रोविज़न है। अगर एग्रीकल्चर के लिए परमिशन लेनी है, जहाँ अलाइड एग्रीकल्चर के जो साथ ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म वगैरह, तो उनके लिए जो मैक्सिमम प्रोविज़न है वो 20 कनाल का, अप टू 20 कनाल की परमिशन जो है डिप्टी कमिश्नर दे सकते हैं। तो अगर वो कोई आदमी ऑर्चर्ड के लिए, बागबानी के लिए, ठीक है, जहाँ बगीचे वगैरह के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए उसके लिए परमिशन लेता है, तो उस केस में उसको जो परमिशन है 100 कनाल तक की प्रोविज़न है, 100 कनाल तक का प्रोविज़न है। तो जब परमिशन मिल जाएगी आदमी को, किसी को नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को, कि वो परमिशन मिल गई उसको एग्रीकल्चर करने के लिए, जहाँ अलाइड पर्पस के लिए, जहाँ हार्टिकल्चर के लिए, जहाँ ऑर्किड के लिए, उस ज़मीन को वो जब परमिशन उसको मिल जाएगी तो 2 साल के अंदर अंदर उसको क्या करेगा, उसको अगर जिसके लिए उसने परमिशन ली है, चाहे उसने एग्रीकल्चर के लिए है, अलाइड पर्पस के लिए है, या फिर उसने किसके लिए है, हार्टिकल्चर या ऑर्किड के लिए, बागवानी के लिए, तो 2 साल विदिन 2 ईयर्स उस ज़मीन को उसको क्या करना है, उसको यूज़ करना है उसकी टर्म में। अगर उसने बागवानी के लिए तो 2 साल के अंदर अंदर बाग लगाना है, बाग का काम वो करना है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो 1 साल तक का एक्सटेंडेबल प्रोविज़न है उसके पास, 1 साल दोबारा एक्सटेंड करवा सकता है। तो नहीं तो फिर जो अगर 2 साल के बाद उसने एक्सटेंड भी नहीं कराया तो उसकी परमिशन जो है वो नल एंड वाइड हो जाएगी। अब अगर दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी पर्पज़ के लिए आपने परमिशन ली है, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए है तो एग्रीकल्चर का काम होगा, अगर किसी अलाइड पर्पज़ के लिए है तो वही पर्पज़ होगा, अगर ऑर्किड के लिए ली है ऑर्किड ही होगा, अगर हॉर्टिकल्चर के लिए है तो वो जो पर्पज़ आपने, जो पर्पज़ के लिए परमिशन मिली है तो वही उस ज़मीन को उसी क्राइटेरिया में यूज़ करना होगा, ठीक है, दूसरे किसी क्राइटेरिया में यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब अगर किसी आदमी ने, एक आदमी ने परमिशन ले ली 133H के तहत, 133H लैंड रेवेन्यू एक्ट की प्रोविज़न के तहत, कि वो एग्रीकल्चर के लिए जहाँ जो भी पर्पसेस मैंने बताए उनके लिए, तो वो अगर आगे चाहे रीट्रांसफ़र करना चाहता हो, जहाँ दूसरे किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहता हो, तो उसको उस केस में भी क्या करना होगा, परमिशन लेनी होगी। परमिशन मिलने पर, अगर मिलती है तो ही वो उसको रीपर्पज़ मतलब दूसरे किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है। पर्पज़ वही रहेंगे 4 जो मैंने बता दिए, एक तो एग्रीकल्चर, अलाइड पर्पज़, अलाइड एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड, डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म जो भी है, उसके बाद दूसरा ऑर्किड, और तीसरा ऑर्किड, और चौथा क्या, हॉर्टिकल्चर के लिए पर्पज़। इन पर्पसेस में ही रीशेड्यूल हो सकता है अगर होगा, तो अदरवाइज़ नहीं होता है। तो ये था 133H का कि ज़मीन किसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जो 133H है, इसमें एक चीज़ और है कि अब जो एग्रीकल्चरिस्ट, नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन जिसने परमिशन के लिए अप्लाई करना है, तो फॉर्म ए होता है जो
फॉर्म ए जो है वो है किसके लिए, परमिशन अप्लाई करने के लिए। और जो फॉर्म बी है इसका वो है कि क्या, जो परमिशन डिप्टी कमिश्नर जो ऑर्डर देते हैं परमिशन का, वो फॉर्म बी है। तो ये मैंने ओवरव्यू दे दिया 133H का थोड़ा सा। अब 133H कहाँ से आई, कब एप्लीकेबल होगी, कि क्या किस, क्योंकि ये जो 133H थी ये जो पेरेंटल हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसकी सेक्शन 133 जो है उसमें ये नहीं थी, ये बाद में डाली गई, रीऑर्गेनाइजेशन के बाद में डाली गई, इंसर्ट करी गई। किस क्यों इंसर्ट करी गई, किस पावर के तहत इंसर्ट करी गई, वो सारा हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। मतलब जो इसका 133H के साथ रिलेटेड वीडियोज़ होंगे, हो सकता है कि ये 4-5 वीडियो बन जाए। तो इस वीडियो में मैंने ओवरव्यू दे दिया कि अगर किसी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन को ज़मीन क्या करनी है, लेनी है, एग्रीकल्चर बनना है, एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन यूज़ करनी है, तो वो परमिशन ले सकता है कहाँ से, डिप्टी कमिश्नर से। अदरवाइज़ 133H जो है ये मना करती है कोई भी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन ना वो ज़मीन बाई वे ऑफ सेल खरीद सकता है, ना वो ट्रांसफ़र कर सकता है, करा सकता है किसी से, ना वो गिफ्ट में ले सकता है। ठीक, एक चीज़ और है कि जो परमिशन जो 133H के तहत मिलेगी, जो एक बंदा जो दे रहा है ज़मीन उसको बोलते हैं ट्रांसफ़रर जो दे रहा है। अब जो ज़मीन ले रहा है यानी कि जिसने नॉन एग्रीकल्चरिस्ट ने परमिशन ली वो होता है ट्रांसफरी। अब जो ट्रांसफरर है यानी कि जो पहले वाला एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन था जिसके पास ज़मीन थी, जो ज़मीन दूसरे पर्सन को दे रहा है, जिसने अभी परमिशन ली तो वो उसको ट्रांसफ़र कर रहा है। अब जो ट्रांसफरर होगा यानी कि जो देने वाला है, ट्रांसफरर जो होगा देने वाला, उसको अगर ये जब ये ज़मीन देता है तो वो लैंडलेस नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के बीच में, ये जो है इट शुड नॉट रेंडर द ट्रांसफरर टू लैंडलेस। मतलब अगर उसके पास ज़मीन ही 20 कनाल है, किसके पास, एग्रीकल्चरिस्ट के पास, पहले वाले के पास, तो वो 20 कनाल उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, पूरी ट्रांसफ़र नहीं करेगा, क्योंकि वो आदमी भी अगर वो पूरी कर देता है ट्रांसफ़र तो वो क्या हो गया, लैंडलेस हो गया। तो ये जो 133H है ये भी अलाउ नहीं करती है कि फुल लैंड टू टोटल लैंड जो है वो बंदा ट्रांसफ़र कर दे। ठीक है, तो वो भी एक कंडीशन रहती है कि पूरी लैंड जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है कोई एग्रीकल्चरिस्ट, किसको, नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को। तो ये था इसके बारे में 133H के बारे में, जो मना करती है कि कोई भी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन जो है वो लैंड जम्मू कश्मीर में लैंड सेल या ट्रांसफ़र या गिफ्ट के तरीके से ले नहीं सकता विदाउट प्रायर परमिशन फ्राम डिप्टी कमिश्नर ऑफ कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट। फॉर्म ए पे अप्लाई करेगा परमिशन के लिए, फॉर्म बी पे उसको ऑर्डर मिलेगा। ज़मीन जब ऑर्डर मिलेगा तो जो ज़मीन ट्रांसफ़र हुई है उसको पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा जिसके लिए परमिशन ली है, अदर दैन कोई पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकता। विदिन 2 ईयर्स उसको यूज़ करना होगा। अगर यूज़ नहीं कर पाता 2 साल में तो फिर परमिशन लेगा, 1 साल के लिए एक्सटेंडेबल है, उसके बाद एक्सटेंडेबल के प्रोविज़न नहीं है। तो उसके बाद अगर उसको कहीं रीशेड्यूल करना है या किसी और को रीट्रांसफ़र करना है उसके लिए भी क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन। एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए लेता है या अलाइड पर्पज़ के लिए लेता है तो परमिशन इज़ ओनली फॉर 20 कनाल्स, और ऑर्किड और हॉर्टिकल्चर पर्पज़ के लिए लेता है तो परमिशन कैन बी अप टू 100 कनाल्स। तो ये था 133H के बारे में मेन चीज़ें हैं। आगे अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे इसको टेक्निकली, जो एक्ट है पूरा सेक्शंस है, जो ऑर्डर जिस ऑर्डर की तहत ये आया, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसके बारे में। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये मेहनत लगता है कि मैं मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में, तो आपके सहयोग के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, उससे क्या होता है थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।